सत्ता, सियासत और शराब, जब ये तीन चीजें मिलती हैं तो अक्सर एक कहानी बनती है। और दिल्ली में जो कहानी बनी वो सिर्फ एक घोटाला नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने हमारे पूरे सिस्टम पर, हमारे लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो आइए इस पूरे मामले को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये पॉलिसी क्या थी, जांच कैसे शुरू हुई और फिर अदालत में क्या कुछ हुआ। चलिए शुरू करते हैं उस पॉलिसी से जहां से ये सारा हंगामा खड़ा हुआ। बात शुरू होती है साल 2021 से। दिल्ली सरकार एक नई पॉलिसी लाती है, एक ऐसी पॉलिसी जिसका मकसद था शराब के कारोबार में सुधार लाना, एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव। लेकिन जैसा अक्सर होता है, बड़े बदलावों के साथ बड़े विवाद भी आते हैं, और इसके साथ तो एक पूरी फेडरल जांच शुरू हो गई। तो आखिर ये पॉलिसी थी क्या? देखिए, इसका मकसद था शराब के पूरे बिजनेस को प्राइवेटाइज करना, मार्केट को आज़ाद करना और सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना। मतलब शराब बेचने का जो पूरा तरीका था उससे जड़ से बदलने की कोशिश थी। लेकिन जब जुलाई 2022 में भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इसे वापस ले लिया गया, और यहीं से असल कहानी शुरू हुई। पॉलिसी वापस हुई, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ, बल्कि अब सीन में एंट्री हुई सीबीआई की। और सीबीआई ने जो केस बनाया वो किसी मामूली गलती का नहीं था। उनके मुताबिक ये एक बहुत बड़ी, एक हाई लेवल साजिश थी। तो सीबीआई का कहना क्या था? उनके आरोप बिल्कुल साफ थे। पहला, कि सरकारी अफसरों और शराब कारोबारियों के बीच एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई। दूसरा, कि पॉलिसी को जानबूझकर एक खास साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए तोड़ा मरोड़ा गया। और तीसरा, इसके बदले में लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इतना ही नहीं, सीबीआई ने ये भी कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया, मतलब सीधा सीधा एक पॉलिटिकल फंडिंग का एंगल। तो सीबीआई ने एक बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया था। केस चल रहा था, सुर्खियां बन रही थीं, और फिर सब कुछ बदल गया। एक ट्रायल कोर्ट के जज ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। अदालत ने क्या कहा, ये सुनिए। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों को एक पूरे क्रिमिनल ट्रायल की तकलीफों से नहीं गुजारा जा सकता, क्योंकि लीगल तौर पर मानने लायक सबूत हैं ही नहीं। बिल्कुल स्टार्क एब्सेंस है एविडेंस की। ऐसे में ट्रायल चलाना न्याय के मकसद को पूरा नहीं करेगा। सोच के देखिए, ये सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और कोर्ट ने अपना फैसला हवा में नहीं दिया। उन्होंने सीबीआई के साजिश के नैरेटिव को तोड़ने के लिए सरकार के ही कागजात का इस्तेमाल किया। ये फ्लो चार्ट देखिए। अदालत ने इसके जरिए दिखाया कि ये पॉलिसी कमेटी बनने से लेकर उसके एक्सटेंशन तक एक पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया से गुजरी थी। ये कोई रातों रात बनी साजिश नहीं थी, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस था। और सबूत थे ये सरकारी फाइल नोटिंग्स। आमतौर पर इन्हें बोरिंग समझा जाता है, लेकिन यहाँ अदालत ने इन्हीं कागजों को देखा और कहा कि इन पर जो कमेंट्स हैं, जो सिग्नेचर्स हैं, वो एक स्ट्रक्चर्ड कंसल्टेटिव प्रोसेस दिखाते हैं। ये सीबीआई के साजिश के दावे के बिल्कुल उलट तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ सेंसेशनल क्राइम की स्टोरी, दूसरी तरफ सिंपल सरकारी पेपर वर्क। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। सीबीआई का आरोप, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई, पॉलिसी को रिश्वत के लिए बनाया गया। वहीं अदालत का निष्कर्ष, जांच से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सारे आरोप एक अप्रूवर, मतलब सरकारी गवाह की सुनी सुनाई बातों पर टिके हैं। सोचिए कितना बड़ा फर्क है दोनों नैरेटिव्स में। और कोर्ट सिर्फ सबूतों की कमी पर नहीं रुकी, उन्होंने जांच एजेंसी के काम करने के तरीके पर भी गंभीर सवाल उठाए। जज ने लिखा कि जिस तरह से जांच एजेंसी ने अप्रूवर के बयानों को हैंडल किया है, उससे जांच प्रोसेस की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और इंटेग्रिटी पर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक और बात, अदालत ने इस पर भी ध्यान दिया कि सीबीआई ने एक ही व्यक्ति को संदिग्ध भी बनाया हुआ था और सरकारी गवाह भी। इस पर अदालत ने कहा कि ये एक सोची समझी और कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी, ताकि जांच ऑफिसर नैरेटिव को जानबूझकर फ्लूइड, यानी कि लचीला रख सके। मतलब कोर्ट को लगा कि सीबीआई ने अपने केस को फिट करने के लिए नियम तोड़ा मरोड़ा। तो सारे आरोपी बरी, केस डिसमिस, कहानी खत्म। आमतौर पर तो यही होना चाहिए, है ना? लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं है। यहाँ से इस मामले ने एक नया और शायद और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोड़ ले लिया। बिल्कुल,
सीबीआई ने हार नहीं मानी। वो सीधे ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चले गए और इसके साथ ही एक नई कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो गई। और हाई कोर्ट में पहली ही सुनवाई में माहौल बदल गया। सुनवाई कर रही जज ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो प्राइमा फेसी गलत लगती हैं और उन पर विचार करने की जरूरत है। सोच के देखिए, जहां एक अदालत ने केस को बिना सबूत का कहा था, वहीं दूसरी अदालत कह रही थी कि फैसला ही गलत लग रहा है। पासा पूरी तरह पलट चुका था। इसके बाद अभियुक्त लोगों ने एक ऐसा कदम उठाया जो काफी अनयूजुअल माना जाता है। अब उनकी लड़ाई केस के फैक्ट्स पर नहीं थी, बल्कि इस बात पर थी कि केस की सुनवाई कौन करेगा। फोकस अब न्याय की प्रक्रिया पर आ गया था। अभियुक्तों ने जज से केस ट्रांसफर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें एक गंभीर, वास्तविक और उचित आशंका है कि मामले को निष्पक्षता और तटस्थता के साथ सुनवाई नहीं मिल सकती। किसी भी जज पर यह आरोप लगाना कि उनसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी, ये कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ये मांग एक बहुत बड़े कानूनी सिद्धांत से टकरा गई, जिसे कहते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर। ये एक सिंपल सा नियम है, लेकिन बहुत पावरफुल है। इसके मुताबिक सिर्फ चीफ जस्टिस ही ये तय कर सकते हैं कि कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा। ये जुडिशरी में अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी माना जाता है। तो अब टकराव था अभियुक्तों की आशंका और सिस्टम के नियम के बीच। तो हुआ क्या? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि केस रोस्टर के हिसाब से ही असाइन हुआ है और जज को हटना है या नहीं ये वो खुद तय करेंगी। लेकिन अब अभियुक्तों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मतलब अब ये लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुकी है। तो देखिए, ये केस एक शराब पॉलिसी से शुरू हुआ था और अब एक बहुत बुनियादी सवाल पर आकर खड़ा हो गया है। वो कहते हैं ना कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। पर जब इस दिखने पर ही सवाल उठ जाएं, तो उस विश्वास को, उस परसेप्शन को कैसे बनाए रखा जाता है? इसका जवाब शायद इस केस से कई ज्यादा बड़ा है।